अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो तिब्बी बुनियादों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू किया है, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? और मरियम नवाज़ कब अपना पासपोर्ट और ईसीएल से नाम निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रही हैं, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे के हवाले से भी आज क्या हुआ, क्या कार्रवाई चलती रही, उसकी भी डिटेल थोड़ी या ज़्यादा जो है वो भी आपको बताई जाएगी। और बशीर मेमन जो साबिक़ DG FIA रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन को मंजरेआम पर लाने के हवाले से क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से और फरियाल तालपुर की जानिब से जो है वो ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की दरख्वास्त ज़मानत है, चूँकि उनकी सेहत के हवाले से जो मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं, उसमें उसी तरह का एक तासुर जो है वो पैदा कर दिया गया है कि उनकी सेहत जो है वो नवाज शरीफ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें भी ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए। और उन्होंने मेरिट के ऊपर अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो उस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन अब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत होगी। तो नाज़रीन, पैरामीटर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले सेट कर चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर सेट किए थे नवाज शरीफ की ज़मानत के मुकदमे में, जिसमें 6 हफ़्तों की ज़मानत इलाज मुआलजे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दिए थे, वो कि उसमें उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया। तो पैरामीटर वही है, बेसिक वही है, बुनियाद फाउंडेशन वही है। तो वो फ़ैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है और नवाज शरीफ को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है तो उसके बाद लग ये नहीं रहा कि नवाज शरीफ की जो ज़मानत की आसिफ अली ज़रदारी की जो ज़मानत की दरख्वास्त मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दायर की गई है वो मुस्तरद हो पाए। इसके अलावा ख़बरें ये दे दी गई थी कि मरियम नवाज़ भी जो दिसंबर का पहला हफ़्ता है उसमें अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए और ECL से नाम निकालने के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगी और अपने वालिद की तरह जो है वो बैरून मुल्क लंदन रवाना हो जाएंगी। आज चूँकि आशियाना स्कैंडल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, तो उसमें जो मरियम नवाज़ के वकील थे या जो उनके असिस्टेंट थे या आप कह लें कि शरीफ ख़ानदान की जो लीगल टीम थी वो मुकम्मल तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। तो हमने उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बात को रीदने की कोशिश की कि मरियम नवाज़ की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो कब दायर की, दरख्वास्त जो है ECL से नाम निकालने की और पासपोर्ट वापस करने की वो कब दायर की जाएगी। तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि फ़िलहाल इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और हम ये देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, उस पर क्या रिपोर्ट्स आती है, उनकी सेहत के हवाले से कोई सर्जरी करना दरकार होती है या मेडिकल का जो उनका ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग होता है, उनकी सेहत की के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स ने किस किस्म की तशवीश का इजहार करती हैं। तो इस तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद, ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है वो मरियम नवाज़ का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेने के लिए और ECL से नाम निकालने के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो नाज़रीन, तो ये जो ख़बरें चल रही थी कि अभी इसी हफ़्ते में कोई दरख्वास्त दायर हो जाएगी, तो ये अभी आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो दायर होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आ गई लंदन के डॉक्टर्स की जानिब से तो हो सकता है कि इसी हफ़्ते के आखिर में कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे का आपको अहवाल अगर बताते हैं तो इसमें आज भी मुनीर मलिक के जो दलाइल थे वो जारी रहे। मुनीर मलिक की जानिब से आज जो दलाइल दिए गए उनका जो नुक्ता आगाज़ या नुक्ता इख्तिताम जो था वो था सर्विलेंस के ऊपर, जासूसी के ऊपर। आज उन्होंने अपने जो दलाइल दिए हैं वो सारे उन्होंने जज की या किसी आम शहरी की या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की जासूसी के हवाले से जो है वो दलाइल मुनीर मलिक की जानिब से जो है वो दिए गए हैं। मुनीर मलिक अपने दलाइल में ये कहते हैं कि किसी जज की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करना आज़ाद अदलिया का जो तसव्वुर है उसके ये मुनाफी है। और आगे चल के कहते हैं कि जजेस की जासूसी से अदलिया की जो साख अवाम में है वो ख़राब होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जासूसी के ज़रिए सामने लाई जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता या हकीकत से हटकर बयान की जाती हैं, तो उससे तासुर जो है, जो साख जो है वो अदलिया की ख़राब होती है। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा, चूँकि आज की सारी कार्रवाई में मुनीर मलिक साहब ने एक अदालती फ़ैसले का हवाला भी दिया। बड़ा मशहूर केस है, साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो बनाम फेडरेशन, जिसमें मामला ये था कि बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी
وہ برخاست کر دی گئی تھی 1996 میں، اس وقت کے صدر نے برخاست کی تھی۔ اور جب یہ معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، محترمہ بینظیر بھٹو درخواست لے کر آئی تھیں، تو اس میں یہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ اس وقت جو ججز تھے ان کی بھی سرویلنس کی جاتی تھی، ان کے فون جو ہے وہ ٹیپ کیے جاتے تھے، ان کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ کیا فون ٹیپ کرنے کا کوئی قانون جو ہے وہ موجود ہے، جس پر منیر ملک نے کہا کہ میرے علم میں ایسا کوئی قانون جو ہے وہ نہیں ہے۔ جسٹس فیصل عرب کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا اگر کوئی کرپشن کا کوئی مقدمہ ہو اور نیب کو کسی ایکیوز کی سرویلنس درکار ہو تو کیا وہ اس کی نگرانی کر سکتا ہے تاکہ اسے اس نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسے شواہد مل پائیں جس سے اس کرپشن کی جو ڈیپتھ ہے وہاں تک پہنچ پائے، جس پر منیر ملک نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی نیب کو جو ہے جاسوسی کرنے کے لیے اسلام آباد متعلقہ جو ہائی کورٹ ہوگی وہاں سے اجازت لینا ہوگی۔ منصور علی شاہ صاحب نے پھر سوال اٹھایا کہ جاسوسی کا لفظ جو ہے وہ بڑا براڈ ہے، بڑا وسیع ہے، کیا کسی شخص کو فالو کرنا، کسی جج کو فالو کرنا جاسوسی کہلائے گا، یا اس کے کمرے میں، اس کے آفس کے اندر جو ہے وہ ویڈیو کیم لگا دیے جائیں تو یہ بھی جاسوسی میں کے زمرے میں آئے گا؟ لیکن جو بینچ کے ہیڈ ہیں جسٹس عمر بندیال، ان کی جانب سے جو آبزرویشن دی گئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسل کے پاس اس حد تک شواہد موجود تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اسی لیے ان کے خلاف جو ہے وہ اظہار وجوہ کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جاسوسی کا جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا براڈ معاملہ ہے، جسٹس عمر بندیال کہتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کی ضرورت لگتا ہے، کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ لکھ کر صرف اس بات کے اوپر کہ انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حکومت ان سے نالا ہے، ناراض ہے، تو انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ کابینہ جو ڈویژن ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اسے بھجوا دیا ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا رول کرپشن کے حوالے سے، کرپشن کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے، تو یہ ہم نے بڑا ان کا ایک کردار دیکھا ہے۔ یہ جو فیک اکاؤنٹ کا جو مقدمہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، سب سے پہلے ایف آئی اے میں چلا تھا، اور یہ جو تحقیقات تھیں وہ ایک جگہ کے اوپر جا کر رک گئی تھیں۔ یہ جے آئی ٹی سے بھی پہلے کی بات ہے، اور اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے میاں ثاقب نثار صاحب۔ تو جب یہ معاملہ سست روی کا شکار ہوا اور سندھ حکومت کی جانب سے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس میں تعاون نہیں کیا جا رہا تھا، اس تمام تحقیقات کے سلسلے میں ریکارڈ نہیں دیے جا رہا تھا، تو بشیر میمن صاحب نے یہ معاملہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کے علم میں لایا، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں اس فیک اکاؤنٹ معاملے کی سماعت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اور اس فیک اکاؤنٹ کا معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو پھر سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی، اور جے آئی ٹی کس کے نام جو پرپوز کیے گئے تھے وہ بھی جو ہے وہ بشیر میمن نے پرپوز کیے گئے تھے کہ ان افراد کے اوپر مبنی، جس میں آئی ایس آئی کے بھی لوگ ہیں، ایم آئی اے کے بھی لوگ ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ ہوں، نیب کے لوگ بھی ہوں، تو یہ سارے نام جو پرپوز کیے گئے تھے وہ بشیر میمن کی جانب سے کیے گئے تھے۔ اور بشیر میمن نے یہ کہا تھا کہ ہم ایف آئی اے جو فیک اکاؤنٹ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، ایف آئی اے کے پاس وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کرنے کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو عدالت سے استدعا کی تھی کہ آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم، جس طرح سے پاناما کے مقدمے میں بنائی گئی تھی، سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے۔ پھر سپریم کورٹ نے بشیر میمن کے کہنے کے اوپر، اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی تھی، جس نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی، اور پھر اس رپورٹ کے نتیجے میں آج سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تارپور، مراد علی شاہ ہوں یا قائم علی شاہ ہوں، انہیں نیب کے کیسز کا سامنا ہے، اور بہت سارے اس میں ایسے ایکیوز بھی ہیں، شریک ملزمان بھی ہیں، جن میں اومنی گروپ بہت بڑا گروپ ہے وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ لایا ہوا جو تھا، یا اس میں میڈیا پر لایا ہوا، یا اس پہ تحقیقات کے حوالے سے اس کرپشن کو انرتھ کرنے کے حوالے سے بشیر میمن نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور یہ واحد مقدمہ ہے، اگر ہم واجد ضیاء جو کہ اس وقت موجودہ جنہیں ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا تھا، انہوں نے پاناما کے مقدمے کی تحقیقات کی تھیں نواز شریف خاندان کے حوالے سے، اگر ہم واجد ضیاء کی کارکردگی کو بشیر میمن کے ساتھ کمپیئر کریں تو بشیر میمن کی کارکردگی اس حوالے سے بہتر نظر آتی ہے کہ واجد ضیاء صاحب کی اس رپورٹ کے نتیجے میں نواز شریف نااہل ہو گئے، اور ان کے خلاف نیب کے ریفرنسز بن گئے، انہیں سزائیں بھی ہوئیں، لیکن ابھی تک کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو پایا۔ لیکن جو بشیر میمن صاحب فیک اکاؤنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ تک لے کر آئے، اس میں تقریباً جو ہے وہ اربوں روپے
اربوں रुपए की जो है वो रकम रिकवर हो चुकी है। जो शरीक मुल्ज़मान थे वो अरबों रुपए देकर अपनी प्ली बार्गेन कर चुके हैं और इसमें ये रकम ख़जाने में जो है वो जमा कराई जा चुकी है। इसके अलावा फॉरेन एसेट का मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस दिया था। तो इसमें भी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन के कंधों पर डाली गई थी। और फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहे वो दुबई में थी या लंदन में थी, ऐसे पाकिस्तानियों की जो मंजर आम पर आई थी, जो गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की गई थी, और कोई 1200 से 1300 पाकिस्तानी थी जिनकी 2000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दुबई और बैरून मुल्क में सामने आई थी। वो तमाम तफसीलात जो है बशीर मेमन उस वक्त के डीजी एफआईए जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करके लाए थे, उसे तलाश करके लाए थे और फिर अदालत के सामने ये मामला रखा था। और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान का जो दुबई का फ्लैट है वो भी उसी तहकीकात में इंक्वायरी में मंजर आम पर आया था। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला एफआईए के जो है वो सपुर्द कर दिया था। तो ये बशीर मेमन की मुल्क में करप्शन को मंजर आम पर लाने के हवाले से उनकी जो हमने 2 सालों हुज़ूर से 2 सालों में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो देखी, वो आपके सामने जो है वो पेश कर दी है। अब उनके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि हुकूमत ने उन्हें कोई डायरेक्शन दी थी, उन पर उन्होंने अमल नहीं किया, लेकिन हमने उन्हें एक बड़ा ईमानदार और वज़ीदार किस्म का ऑफिसर पाया है। वो कि इख्तलाफ हुकूमत से होता है बहुत सारी वजूहात के ऊपर, क्योंकि एक इदारे का सरबराह जो इदारे के जो मामलात है उसे मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा होता है, और लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उसे वो एक और मुनफरिद अंदाज से या मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो देखता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें ये लग रहा है कि एक और कोई बड़ा बहरान जो है वो सियासी बहरान, आइनी कानूनी बहरान जो है वो उसका वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो सामना करना पड़ेगा। और वो बहरान क्या होगा? वो बहरान यही होगा कि अभी आज 3 दिसंबर है और आने वाले दिनों में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे। और आज इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनातियों के हवाले से अपोजिशन का और हुकूमती कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी जिसे हम कहते हैं उसका इजलास हुआ, लेकिन उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो पाया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नामों के हवाले से शहबाज शरीफ अपने नाम दे चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने नाम दे चुके हैं। अगर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में हल नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह चुकी है कि ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो फिर हुकूमत को एक उसी तरह के एक सियासी आइनी कानूनी बहरान का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से आर्मी चीफ की तौसीक़ के मुकदमे में हुकूमत को एक बहरान का सामना जो है वो करना पड़ा। गो कि उसमें हुकूमत कामयाब हुई, लेकिन इमरान खान की स्पेस जो है वो कुछ थोड़ी बहुत उनके अख्तियारात के हवाले से कम हुई। अब इसमें क्या फ़ैसला होगा अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।